हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और इनके कमेंट आंसर आप साथ साथ में कमेंट में देते जाइए और आप लास्ट में स्कोर बताना कितना स्कोर रहा आपका। तो आज का पहला क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों में अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को इनमें से क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तीसरा ऑप्शन, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। डी ऑप्शन है, विविध सामान्य विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो अध्यापक को अधिगमकर्ताओं से संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, अलग अलग प्रकार के उदाहरण लेने चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ आ सके। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। पहला ऑप्शन, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास क्रियान्वयन पर जोर देके, समस्याओं को हल करने हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका कमेंट में आंसर बताते जाइए, साथ साथ कितने आपको कौन सा आंसर सही लगता है, और मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के डर का भय पैदा नहीं करना है, लगातार अभ्यास या क्रियान्वयन, ये तो व्यवहारवादी कहते हैं। समस्याओं को हल करने की अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समरूपों को इस्तेमाल करने को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों को से जूझते बच्चों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में, तो इस बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। बी ऑप्शन, शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना। डी ऑप्शन है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करना। तो इनमें से कौन सी सामग्री का अध्यापक को इस्तेमाल नहीं करना है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना है, संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करना है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनानी है। तो शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, कठिन या जटिल, तो आपको सरल संरचनाओं का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण। सृजनात्मक आपको कैसे ढूंढोगे बच्चों में सर्जनात्मक है, इस बच्चे में सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। तो पहला, अति सक्रियता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अति सक्रिय बच्चा नहीं होगा। असतर्कता, कम परिज्ञान, बोधगम्य, अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं में सोचने वाला बंदा क्रिएटिव होगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। सबसे प्रभावी माध्यम देखना है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल को दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना या रटना एक ही चीज है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो प्रभावशाली कौन सा है, अवलोकन कर, बिना विश्लेषण का अवलोकन करना, नकल करना, विषय वस्तु को याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना, इनके बीच क्या संबंध है, कॉन्सेप्ट को खोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आंसर देखते हैं, इसके आधार पर वहाँ ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, अलग तो करना ही नहीं है। बी ऑप्शन है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोध पर निर्भर करता है, ऐसा भी नहीं है। इसके आधार पर वे दंड की मात्रा को निर्धारित कर सकती हैं कि जिसने ज्यादा त्रुटि की उसको ज्यादा दंड मिलेगा, कम की कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दंड तो देना ही नहीं है बच्चे को, दंड दिया तो आपकी नौकरी जा सकती है, बच्चा स्वतंत्र है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है, त्रुटियां करेगा तो ही अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण तरीके से वो सीख पाएगा, त्रुटियां गलतियां होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं 7 नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। इसका कमेंट में आंसर बताओ जब तक देखते हैं ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देना, बहुत सरल सरल क्रियाकलाप देना जिसे वो कर सके। दूसरा, यंत्रवत याद करने को जोर देना, रटवाना कि ये रट लो पॉइंट। तीसरा, बच्चे को दंड देना, पीटना। डी ऑप्शन, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो अभिप्रेरणा को कैसे कायम किया जा सकता है, तो इसको प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देके कायम किया जा सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन, शर्मिंदगी, आगे डॉट डॉट डॉट,
पहला ऑप्शन बच्चे के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। अभिप्रेरित करने के लिए शर्मिंदगी परेशान नहीं, शर्मिंदगी होगा तो बोलेगा नहीं, तो कैसे प्रभावित है? शर्मिंदगी के हाव भाव अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के बारंबार पैदा करती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी होगी तो संज्ञान मतलब मस्तिष्क मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये ऑप्शन सही है। 9वां क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ए ऑप्शन बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बी ऑप्शन बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं करना, पाठ्य पुस्तक एक स्रोत है, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, ऐसा भी नहीं है, बच्चे की भूमिका भी होती है। तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तभी वो ज्ञान का निर्माण कर पाते हैं। 10वां क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है? प्रयासों के से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। तो योग्यता में सुधार किया जा सकता है, प्रयासों से भी फर्क पड़ता है, असफलता नियंत्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, योग्यता को सुधार्य, योग्यता को सुधारा जा सकता है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी करने में सहायक है? जो संकल्पना समझ को बढ़ोतरी देती है। पहला, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण या संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो आपको पहली बात तो पाठ्य पुस्तक टीचर सेंटर तो शिक्षा शास्त्र होना ही नहीं चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन नहीं करवाना है। बार बार परीक्षाएं नहीं करवानी। तो अन्वेषण और संवाद करवा के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी दी जा सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो सामाजिक संदर्भ में पढ़ाया जाता है तो बच्चे को अच्छे प्रकार से समझ आता है, आसानी से। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग रूपों में, तो भी अच्छी प्रकार से समझ आता है। सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे सीखने में कठिनाई होती है। और आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो अच्छी प्रकार से सीखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठिनाई पूछा तो कठिनाई सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी, तब कठिनाई होगी। 13 नंबर क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की कौन सी अवस्था सर्वोत्तम है जिसमें अधिगम अच्छी प्रकार से किया जा सकता है? पहला, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। सी ऑप्शन, उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना निम्न भय। अब निम्न उत्तेजना होगी और उच्च भय होगा तो भी अधिगम नहीं होगा अच्छी प्रकार से, और उच्च उत्तेजना और उच्च भय होगा तो भी नहीं होगी। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं होगा तो भी अधिगम सर्वोत्तम अवस्था नहीं है। तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं होगा, तब अधिगम सर्वोत्तम अवस्था है अधिगम करने की। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ना आनुवंशिक या ना वातावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। तो व्यक्तिगत विभिन्नता किस कारण से होती है? आनुवंशिक और पर्यावरण की पारस्परिकता या अंतर संबंध के कारण होती, प्रतिरोपित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, खुद से ही बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रिता तो इस वाक्य अपने आप से बात करने को ये प्याजे ने कहा। मनोवैज्ञानिक विकार है कोई, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, या स्वनियमन है? तो स्वनियमन वाइगोस्की ने कहा, स्वयं को निर्देशित करना, यह स्वनियमन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, इनकी जरूरतों और आवश्यकताओं को पहचान करना, मूल्यांकन पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, कि जिसके अच्छे अंक आएंगे उसको पुरस्कार दिया जाएगा, इसके लिए है। विद्यार्थियों की नामांकित करने के लिए कि ये कम पढ़ने वाला है, ये कमजोर है, ये अच्छा है, इसलिए। ये डी ऑप्शन, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थी को विभाजित करने में, होशियार बालकों को अलग करने में, प्रतिभाशाली को और बाकी के बच्चों को अलग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरतों और आवश्यकताओं की, कैसी आवश्यकता है, किस बच्चे को कितनी जरूरत है, उसके लिए मूल्यांकन का लक्ष्य होना चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना है, छात्रों को प्रतिहार निष्कासित प्रवृत्ति पैदा करने की करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी,
जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो इशारे क्यों करेगी मैम? बच्चे के अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अधिगम के आधारभूत या पाठ संरचना की टेम्परेरी हेल्प करने के लिए काम करेगी, जिससे बच्चों को थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगी जिससे वो कार्य कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोने लगता है। ये देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये पिता का कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादित्व को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादित्व को चुनौती देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादित्व को दर्शाता है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो तो लड़के रोते नहीं हैं। ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 19वां क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल। विद्यार्थियों को उन्हें अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित किया जाता है, नामांकित नहीं किया जाता है। अध्यापकों को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना होता है, अटल पाठ्यक्रम का नहीं पालन करना, इसमें पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा का बल देना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं करवाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि वे दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के खलजिगा के चरण को दर्शाता है। उत्तर परंपरागत, अमूर्त संक्रियात्मक, पूर्व प्रथा पूर्व, प्रथागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रथागत को दर्शाता है कि ये इसके दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं इसलिए इस कार्य को करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समकक्षी सामाजिकरण को प्राथमिक कारक और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। और विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण द्वितीय कारक है। तो विद्यालय प्राथमिक सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक है, प्रथम एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राथमिक कारक है विद्या सामाजिकरण का परिवार और विद्यालय द्वितीय कारक है। 22वां क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयामी में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस प्रकार का मुख्य गुण का क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण एवं पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार व सोच का केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार और सोच का केंद्रीकरण होता है मुख्य गुण पूर्व संक्रियात्मक स्टेज का। आगे देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। पहले कथन का मतलब विकास बाल्यावस्था के दौरान होता है, बाद में विकास होता ही नहीं। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं, ये विकास बहुआयामी होता है, ये सही है। आगे 25वां, लेव वाइगोस्की का सामाजिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली जगह के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर, गुणारोपण कर। तो लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक के बारे में बात करते हैं, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। आगे देखते हैं, जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली जगह के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये तो लेवाइगोस्की का है। स्कीमा मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपन अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। तो सी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर होना चाहिए। एक सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, अविभेदी समरूपी निर्देश। तो हर बच्चे को सामर्थ्य अधिक करने के अवसर प्रदान करने होते हैं समावेशी शिक्षा में। 28वां, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र है, विकलांग छात्र है। तो जिस छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चे के विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त पहले होता है, मूर्त संवेदिक, या मूर्त अमूर्त मूर्त संवेदिक, या संवेदिक मूर्त अमूर्त, या अमूर्त पहले होता है संवेदिक बाद में होता है, या मूर्त सबसे बाद में होता है? तो सबसे पहले संवेदिक विकास होता है, बाद में मूर्त, फिर अमूर्त विकास होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष का असफलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए या देखा जाना चाहिए। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, इनके आंसर भी दे दिए। आपके कितने सही हुए कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे।